वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। मेरे यार कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार, मैं हूँ विक्की रंजन और आप देख रहे हैं बाल्यावस्था एवं उसका विकास। दोस्तों, आज की इस कड़ी में चर्चा करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। हम लोग जानेंगे कि अभिवृद्धि एवं विकास जो है वह क्या कहलाता है, किसे कहा जाता है और इसके जो सामान्य सिद्धांत हैं उसका चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल है कि अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं, इनके सामान्य सिद्धांतों का वर्णन करें। ये जो सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए अभिवृद्धि एवं विकास को। देखिए दोस्तों, इसका जवाब हम लोग कैसे लिखना प्रारंभ करेंगे, कहाँ से लिखेंगे ताकि अच्छा नंबर जो है हमें मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो बोला जा रहा है उसी को लिखना है। क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं, इनके सामान्य सिद्धांतों का वर्णन करें। यानी अभिवृद्धि और विकास के बारे में लिखना है और इसके सामान्य सिद्धांत का वर्णन करना है। तो लिखना प्रारंभ करेंगे कि मानव जीवन एक निषेचित इकाई से आरंभ होता है। सबको पता है कि मानव का जो जीवन है वह निषेचित इकाई से प्रारंभ होती है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका बनता है उसी से प्रारंभ होती है। यह इकाई माँ के गर्भ के वातावरण से निरंतर अभिक्रिया जो है अंतःक्रिया करते रहता है और जन्म के बाद भी बाहर के वातावरण से भी अंतःक्रिया कर जो है अंतःक्रिया प्रारंभ करता है, जिसके फलस्वरूप बालक की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है गतिमान होती है। मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर मानव विकास को हम लोग देखें तो यह शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है और एक शिक्षक को बालक के अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विकास के विभिन्न अभिलक्षणों की जानकारी ही रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह तभी शिक्षा की योजनाओं का क्रियान्वयन आसानी पूर्वक कर सकता है जब अभिवृद्धि और विकास के बारे में जानता हो। दोस्तों, कहते हैं कि एक जो शिक्षक है वह किसी भी बालकों के प्रति तभी जो है वह उसके योजनाओं का क्रियान्वयन आसानी से कर सकता है जब वह अभिवृद्धि और विकास को जानता हो। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर कहा जाए तो अभिवृद्धि और विकास दोनों का अर्थ जो है एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु इन शब्दों के वास्तविक अर्थ में अंतर होता है। दोस्तों, इन शब्दों के वास्तविक अर्थ में अंतर पाया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग बारी बारी से। अभिवृद्धि जो है उसका मतलब क्या होता है। तो अभिवृद्धि से तात्पर्य आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि की दृष्टि से बढ़ना है। जबकि दोस्तों समझ लीजिए यहाँ पे कि अभिवृद्धि जो है इसका तात्पर्य है आकार बढ़ना, वजन बढ़ना, विस्तार होना, शरीर का जो जटिलता है वो सब की वृद्धि अगर हम लोग कहेंगे तो उसी को अभिवृद्धि कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग विकास की बात करेंगे तो विकास का अर्थ व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्पण करना है। यानी इस प्रकार अभिवृद्धि का स्वरूप जो है परिमाणात्मक रहता है, जबकि विकास का स्वरूप जो है वह गुणात्मक होता है। दोस्तों, जो अभिवृद्धि है उसका एक परिणाम होता है, उसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं उसको एक, जबकि जो विकास होता है उसको हम लोग माप या तौल नहीं सकते हैं। जैसे जैसे उसकी अभिवृद्धि होती है वैसे वैसे इसका जो विकास है, शारीरिक विकास या फिर मानसिक विकास, सारे विकास जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे विकास का अर्थ है व्यक्ति की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्पण करना, यानी वह जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मतलब विभिन्न प्रकार जो है उससे वह जो है सुदृढ़ बन रहा है। चलिए, अभिवृद्धि और विकास की जो परिभाषाएं हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हरलॉग के अनुसार हरलॉग क्या कहते हैं कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि विकास जो है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जब बालक माँ के गर्भ में रहता है उस समय से ही स्टार्ट होता है और मृत्युपरांत यानी जब तक कि मनुष्य मर नहीं जाता है तब तक उसका विकास जो है हमेशा होते रहता है।
और यह जो है विकास के फलस्वरूप भक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यहाँ पे एक जो भक्ति है ये नहीं होगा, व्यक्ति में क्या होगा दोस्तों, व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं जो है वह प्रकट होती है। तो यहाँ पे आप लोग इसको व्यक्ति कर लीजिएगा, ठीक ना, कि स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं जो है वह प्रकट होती है। दोस्तों फ्रैंक जो है वह क्या बोलते हैं, फ्रैंक बोलते हैं कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। दोस्तों यहाँ पे जो है फ्रैंक बोलते हैं कि अभिवृद्धि का तात्पर्य सिर्फ कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, जिसके कारण लंबाई बढ़ती है, भार में वृद्धि होता है, वो सब सारी चीज जो है अभिवृद्धि है, जबकि विकास का तात्पर्य सिर्फ प्राणी का कोशिकाओं में वृद्धि से न होकर के संपूर्ण परिवर्तन से होता है, जैसे सामाजिक परिवर्तन, उसका मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, सारी चीज जो है वह एक विकास में आ जाते हैं। विकास के सामान्य सिद्धांत क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं। चलिए अब हम लोग सामान्य सिद्धांत को देखते हैं कि मनुष्य के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भावस्था से आरंभ हुआ विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। मनुष्य के अंदर बहुत से परिवर्तन अवस्था परिवर्तन के साथ होते हैं। यह परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं और व्यक्ति के विकास के अनेक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उनका उल्लेख जो है यहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों। चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत, यानी मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव विकास जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, तथा उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे होता है। शारीरिक विकास की अगर हम लोग चर्चा करें या मानसिक विकास की चर्चा करें तो यह जो है एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई हो गया, आकस्मिक ढंग से कुछ जो है अचानक से उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग आ गया और फिर अचानक से उसके शरीर का जो है विकास बहुत ज़्यादा हो गया, वैसा नहीं होता है दोस्तों। यह जो है एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए हम लोग निरंतरता का सिद्धांत जो है उसको। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत इसका मतलब क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण के अनुसार प्रभावित होता है। यह हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति का विकास जो है वह वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। जिस प्रकार कोई दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक समान नहीं हो सकता, उसी तरह दो अलग अलग व्यक्ति का विकास भी पूर्ण रूपेण एक तरह नहीं होता है। कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, उसी प्रकार उसमें जो विकास होता है वह भी पूर्ण रूपेण एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त बालक और बालिकाओं के विकास में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों के शारीरिक विकास से बहुत अधिक भिन्न होता है। ये आप जानते हैं कि बालिकाओं का जो शारीरिक विकास है वह थोड़ा जल्दी होता है, जबकि बालकों का जो शारीरिक विकास है वह धीरे धीरे होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का सिद्धांत यानी क्या है दोस्तों, परिमार्जिता के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा और गति का परिमार्जन किया जा सकता है। हम लोग यानी उसके जो विकास की दिशा है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार को वांछित दिशा में अनुप्रेरित किया जा सकता है और बालक के विकास की दिशा और गति को परिमार्जित कर उसे उसके जो व्यक्तित्व है उसके विस्थापन को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। मतलब हम लोग किसी भी बालक के अगर विकास की दिशा को थोड़ा सा परिमार्जित करें, थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करें, तो उसके व्यक्तित्व का जो विस्थापन है वह कभी भी गलत दिशा में नहीं होगा, वह हमेशा सही दिशा में होगा और वह बिगड़ने से बच जाएगा। विकास क्रम का सिद्धांत इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, देखिए यद्यपि विकास की प्रक्रिया जो है गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है, परंतु इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। कैसा क्रम होता है, सर्वप्रथम बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। जैसे बालक पहले क्रंदन करना शुरू करता है, उसके बाद निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है। इसी प्रकार गामक विकास में बच्चा पहले हाथ पैर पटकता है। गामक विकास में बच्चा पहले अपने हाथ पैर को पटकना शुरू करता है, फिर पलटता है, बैठता है, उसके बाद खड़ा होना और चलना सीखता है। चलिए इतना हम लोग देख लिए गामक विकास का सिद्धांत।
विकास क्रम का सिद्धांत। अब आगे देखते हैं सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया कि मनुष्य का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। हरलॉग जो है वह बोलते हैं कि विकास किस अवस्था में बालक के प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व, बालक की अवस्था में बालक के प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। उदाहरणार्थ, विशिष्ट से पहले सामान्य होता है, मतलब सबके पास होता है, सारे बालक के पास वैसी क्षमताएं होती है। वस्तु को मुंह में रखता है, उसके बाद उसका अनुभव द्वारा केवल जो है खाद्य पदार्थों को ही मुंह में रखता है, उसके बाद एक निश्चित समय में निश्चित ढंग से खाना सीख लेता है। अगर खाने की हम लोग बात करते हैं तो छोटे बच्चे को देखेंगे, वह जो है हमेशा अपने जो कुछ भी मिल जाए उसको, वह उसे खाने की वस्तु समझ करके सीधा मुंह में डालता है। लेकिन धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि क्या खाने वाला है, क्या नहीं खाने वाला है, उसके बाद खाने वाली चीज़ों को ही वह मुँह में रखता है। और धीरे धीरे क्या होता है, तो वह उस समय वह खाना नहीं जानता है, वह बायां हाथ दाएं हाथ जो भी उसको अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे वैसे खाना प्रारंभ करता है। लेकिन धीरे धीरे एक निश्चित समय में निश्चित ढंग से जो है वह खाना खाना सीख लेता है। तो ये था दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, इसके अनुसार विकास का केंद्र बिंदु जो है स्नायु मंडल को माना जाता है। विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती जाती है। जैसे पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, फिर स्नायु मंडल के निकटवर्ती भाग हृदय, छाती आदि का विकास होता है, और अंत में दूरवर्ती भाग जिसमें दूरवर्ती भाग धड़ एवं उसके अंगुलियों पर जो है पैर, यहाँ पे पैर हो जाएगा, दूरवर्ती भाग पैर एवं उसकी अंगुलियों पर नियंत्रण होता है। चलिए उसके बाद मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। गर्भ में पहले सिर विकसित होता है, गर्भ के बाद बालक सर्वप्रथम सिर को उठाता है, फिर धड़ और बाद में दूसरे अंगों जैसे पैरों का हिलाना डुलाना सिखाता है। बैठने के पश्चात चलना दौड़ना इत्यादि सारा चीज सीख लेता है। तो ये था, क्या हम लोगों ने देखा, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। यानी जो बालक होता है सबसे पहले उसके मस्तिष्क का विकास होता है, उसका जो माथा है उसका विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके धड़ का विकास होता है, उसके बाद पैर का विकास होता है। ऐसे दोस्तों अगर एक छोटी बच्ची की बात करें तो सबसे पहले वह जो है अपने माथा को हिलाना प्रारंभ करता है जन्म के बाद। माथा के बाद धीरे धीरे उसका जो शरीर है उसको पलटना इधर उधर करना शुरू करता है। उसके बाद दोस्तों तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि वह जो है उसका पैर हाथ हिलना शुरू करता है, उसके बाद वह जो है बैठना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। मतलब कि इसमें सबसे पहले मस्तक का विकास, मस्तकाधोमुखी मतलब ऊपर जो है उसका विकास होता है, तब धीरे धीरे वह जो है चलना जो है प्रारंभ करता है। चलिए परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसमें क्या बताया है कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में पारस्परिक संबंध होते हैं। यह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक के साथ अन्य सबका जो है वह एक संबंध होता है, विकास होता है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे व्यक्ति के शरीर के बाह्य तथा आंतरिक अंगों में वृद्धि होती है, उनका आकार व भार बढ़ता है, वैसे वैसे उनके शरीर के अंगों का कार्य क्षमता का भी विकास होता है। कि व्यक्ति का जैसे जैसे शरीर तथा उसका जो आंतरिक अंग होते हैं, बाह्य तथा आंतरिक, उसका विकास होता है, उसका आकार वजन बढ़ता है, वैसे वैसे उसके शरीर के अंग जो हैं वो भी उसमें कार्य क्षमता का विकास होता है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा बच्चा है और उसे अगर हम लोग बोल दें कि बड़ा सा पत्थर उठा करके ले आओ, तो वो जो है बड़ा सा पत्थर नहीं उठा सकता है, या फिर ऐसा काम हम लोग दे दें जिसको वह कर नहीं सकता है, उसके शरीर के जो भी क्षमताएं हैं उससे परे है, तो वह उसे नहीं करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कार्य क्षमता का विकास तभी होता है जब उसके शरीर का भी विकास हो। तो दोस्तों ये जो है सब आपस में जो है ये सब परस्पर संबंध रखते हैं। भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, ये सब सारे जो हैं मानसिक, शारीरिक, सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। चलिए समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसमें क्या बताया है कि समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। जैसे प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसमें क्या बताया है कि समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। यानी कोई अगर पशु प्रजाति से है तो वह पशु के अनुरूप ही अपना विकास करेगा, और कोई अगर मानव प्रजाति का है तो अपना मानव के अनुरूप ही अपना विकास करेगा।
वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत इसमें क्या है दोस्तों? तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का सापेक्षिक महत्व है। विकास दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जैसे किसी बीज में अंतर्निहित क्षमताओं को प्रस्फुटित होने के लिए मिट्टी, खाद, पानी, हवा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बालक में आनुवंशिकता से जो क्षमताएं उपस्थित होती है उसे अच्छे वातावरण द्वारा ही पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। दोस्तों, एक इसमें बीज का उदाहरण दिया गया है कि एक बीज जो है उसको जब तक अच्छा मिट्टी, अच्छा खाद, पानी, हवा ये सब नहीं मिल सके वह जो है बीज अच्छा तरह से अंकुर नहीं हो सकता है, एक पौधे का निर्माण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अगर अच्छे आनुवंशिक गुण वाले भी उसको अच्छा वातावरण नहीं प्रदान किया जाए तो उसका भी संपूर्ण विकास जो है, अच्छा विकास जो है वह नहीं हो पाता है और वह जो है बालक अविकसित रह जाता है। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि अच्छे वातावरण द्वारा ही पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है, अन्यथा वह भेड़िए द्वारा पालित पालित यहाँ पे पालित होगा, पालित बच्चे की तरह अविकसित रह जाएगा। सन 1991 में भेड़िए द्वारा पालित बच्चा मिला जिसे दोस्तों लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में रखा गया था। इसका नाम रामू रखा गया। इसका विकास भेड़ियों की तरह था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए वातावरण तथा आनुवंशिकता जो है दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जो था हम लोगों ने देखा कि आनुवंशिकता तथा विकास जो है या अभिवृद्धि और विकास किसे कहते हैं, आनुवंशिकता जो है किस प्रकार से विकास को प्रभावित करता है, वातावरण जो है वह किस प्रकार से विकास को प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।